हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं शुगर केन की डिजीज़ को डिस्कस। तो पहली लास्ट वीडियो में हमने 3 डिजीज़ को डिस्कस कर लिया था। 3 डिजीज़ जो थी वो हमारे पास बच गई थी। तो चलिए आज उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली डिजीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पोका बोइंग डिजीज़। पोका बोइंग आपको ये टर्म कुछ अलग सी लग रही होगी क्योंकि एक जापानीज़ टर्म है। जापानीज़ टर्म और इसका मतलब क्या है, डिजीज़ अफेक्टिंग शुगर केन टॉप्स, मतलब ऐसी डिजीज़ जो कि शुगर केन के टॉप पार्ट को अफेक्ट कर रही है। इसके बाद इसे सबसे पहले जावा से रिपोर्ट किया गया था, इसीलिए जापानीज़ टर्म इसको दी गई। वॉकर और वेन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे जावा से रिपोर्ट किया था। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसे महाराष्ट्र से रिपोर्ट किया गया था। और अगर आज के सिनेरियो में देखूं तो ये डिज़ीज़ हर एक शुगर केन ग्रोइंग कंट्री में डेवलप हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। कॉजल ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए तो वो होता है फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मी। ये बेसिकली इसकी इम्परफेक्ट स्टेज है। इम्परफेक्ट स्टेज मतलब एसेक्सुअल स्टेज है। एसेक्सुअल ये जो स्टेज है ये बेसिकली बिलोंग करती है ड्यूटेरोमाइकोटिना को। और अगर मैं बात करूँ इसकी परफेक्ट स्टेज की, परफेक्ट स्टेज कौन सी होगी, जो इसकी सेक्सुअल स्टेज है वो है जिब्रेला मोनोलिफॉर्मी। राइट। तो ये था बेसिकली हमारे पैथोजन के बारे में। लेट्स डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ सिम्टम जो कि हमें इस डिज़ीज़ में देखने को मिलते हैं। इस डिज़ीज़ में मुख्यतः हमें 3 तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्लोरोटिक फेस, एक्यूट फेस एंड नाइफ कट फेस। राइट। तो क्लोरोटिक फेस जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है, इस फेज में बेसिकली हमें लीव्स की क्लोरोसिस देखने को मिलेंगी। अब बात ये आती है कि कौन सी लीव की क्लोरोसिस होगी। इसमें बेसिकली जो बेस की यंग लीव्स होती हैं उनमें हमें क्लोरोसिस और श्रिवल्ड अपीयरेंस देखने को मिलती है, मतलब ये हमारा केन प्लांट है। तो जो हमारे सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले बेस से हमें देखने को मिलेंगे। बेस में कुछ लीव्स होंगी केन प्लांट के और ये नोड्स इस तरह से कुछ केन का प्लांट होगा। तो हमें सबसे नीचे क्लोरोसिस देखने को मिलेंगे और इनकी श्रिवल्ड अपीयरेंस होगी। फिर इसके बाद जो सेकंड फेज हमें देखने को मिलता है वो आता है एक्यूट फेज। एक्यूट फेज में क्या होता है कि माल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है लीव्स की और स्पिंडल की। सबसे पहले लीव ने येलो होना शुरू किया और उसके बाद इसकी माल फॉर्मेशन, मतलब जो इनकी ओरिजिनल शेप कुछ इस तरह की होगी वो चेंज हो जाके कुछ अलग से तरह की हो जाएगी, जो मैं आपको पिक्चर में शो कर दूंगी। इसके बाद रिंकलिंग, ट्विस्टिंग, रॉटिंग, ये सारे सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे स्पिंडल लीव्स के। और धीरे धीरे जो सिम्टम्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। फाइनली टॉप रॉट सिम्टम अपीयर। तो सबसे पहले क्लोरोसिस हमें देखने को मिला, क्लोरोसिस के बाद माल फॉर्मेशन होगी, माल फॉर्मेशन के बाद बेसिकली क्या हुआ, डिफरेंट हमें सिम्टम्स देखने को मिले जैसे रिंकलिंग, ट्विस्टिंग, रॉटिंग्स और स्पिंडल लीव्स के देखने को मिले। और उसके बाद टॉप एरियाज में वो स्प्रेड हो गए। अब जो हमारा लास्ट फेज और इम्पॉर्टेंट फेज जो इसमें आता है दैट इज़ नाइफ कट डिजीज़ फेज। ये बेसिकली एडवांस स्टेज होती है टॉप रॉट फेज की। जो हमारा अपर पोर्शंस है शुगर केन के उसमें लार्ज हॉरिजॉन्टल कट हमें देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरह का अपीयरेंस लगेगा कि इसे नाइफ से खुद कट किया गया हो। आपको इमेज देख के ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली ये 3 इसके सिम्टम्स होते हैं। और इसके बाद आते हैं इसकी इटियोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी के ऊपर। इटियोलॉजी में हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था कि कौन सा इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है और इसकी परफेक्ट और इम्परफेक्ट स्टेज हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर क्योंकि ये फ्यूजेरियम है तो माइक्रोकनीडिया की फॉर्मेशंस भी इसमें होती है। और ये जो माइक्रोकनीडिया होते हैं समटाइम दे गिव पाउडरी अपीयरेंस और माइक्रोकनीडिया आर फॉर्म्ड इन चेन्स। राइट। अगर मैं इसकी एपिडेमियोलॉजी या फेवरेबल कंडीशन की बात करूं तो इसके लिए 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। 20 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये अच्छे से फैल सकती है, बट 28 इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर। पीएच रेंज 3 से 9 में ये डिजीज़ की ऑकरेंस हो जाती है, बट अगर 6.5 पीएच है तो ये स्पोरुलेशन के लिए बेस्ट होती है। तो मतलब वहाँ पे डिजीज़ की अपीयरेंस बहुत ज़्यादा होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें 70 to 80% चाहिए होती है। डिसीज़ साइकिल इस डिज़ीज़ की उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं। बेसिकली इस डिज़ीज़ का जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या स्पोर्स होते हैं वो फ्री लिविंग सॉइल में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उनको एक होस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो वीड होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर अगर स्टबल्स हमारे शुगर केन के प्रेजेंट है तो वो उनके ऊपर सर्वाइव करेंगे। राइट। और अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो बेसिकली एयरबोर्न माइक्रोकोनीडिया के थ्रू होता है।
दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें याद रखने हैं। अब इसके बाद आते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ के ऊपर। तो मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ में सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हम हेल्दी सीड मटेरियल को इसमें प्लांट करें और रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का इसमें यूज़ किया जाए, क्योंकि इस डिज़ीज़ का जो प्राइमरी इनोकुलम होता है वो बेसिकली हमारे डिजीज्ड सेट से फैलता है। तो हेल्दी सीड मटेरियल का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाइडर स्पेसिंग हम प्लांट्स के बीच में रख सकते हैं। वाइडर स्पेसिंग से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना इजी हो जाता है। रोगिंग ऑफ डिजीज प्लांट, अगर हमें लगता है कि कोई हमारे फील्ड में डिजीज प्लांट है तो हम उसे रोग आउट कर सकते हैं सो दैट जो सेकेंडरी स्प्रेड है जो कि माइक्रोकोनीडिया के थ्रू हो रहा है वो स्टॉप किया जा सके। इसके अलावा हम केमिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। केमिकल मेथड में हमारे पास आएंगे फंजिसाइड का स्प्रे लाइक बेविस्टिन का हम 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सीड सेट्स। हॉट वाटर ट्रीटमेंट से ऐसा होगा जो भी हमारे पास पैथोजन प्रेजेंट होगा हमारे सीड सेट में वो किल हो जाएगा। इसमें मॉइस्ट हेयर ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट या हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी इसमें दी जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास आती है दैट इज़ रटून स्टंटिंग। रटून स्टंटिंग जो हमारी डिजीज़ है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है एक बैक्टीरियम। इससे पहले जो हमने डिजीज़ पढ़ी वो बेसिकली फंगल डिजीज़ पढ़ी। अब हम बैक्टीरियम और फाइटोप्लाज्मल डिजीज़ को कवर करेंगे। तो हमारी रटून स्टंटिंग जो है वो एक बैक्टीरिया क्लैविबैक्टर ज़ाइली कॉज करता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अब इसकी जो स्टॉक होती है वो काफ़ी थिन हो जाती है। रटून स्टंटिंग, जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है, इसमें हमें सिम्टम्स में स्टंटिंग देखने को मिलेगी। अब स्टंटिंग किस किस वे से हमें देखने को मिल सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो स्टॉक बेसिकली ये होती है गन्ने की, जो ये वाली स्टेम है ये काफ़ी थिन मतलब काफ़ी पतली हो जाएगी। इंटरनोड बेसिकली इसमें शॉर्ट हो जाएंगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं नोड, और ये जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है इंटरनोड। जब ये जो डिस्टेंस है ये कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारे केन्स होंगे वो शॉर्ट अपीयर होंगे, राइट। तो इसमें इंटरनोड जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं और जो हमारी फोलिएज है वो येलो टर्न हो मतलब येलो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और ओवरऑल जो हमारा प्लांट है वो एक स्टंटेड लुक देगा। जो उसकी नॉर्मल हाइट होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, वो सिर्फ बहुत कम रह जाएगी, ठीक है। और ये हमें एबायोटिक स्ट्रेस के जैसे देखने को मिलती है। मतलब एबायोटिक स्ट्रेसेस में भी प्लांट कई बार स्टंटिंग अपीयरेंस दे सकता है। मैच्योर केन्स में हमें डिस्कलरेशन ऑफ वैस्कुलर बंडल्स भी देखने को मिल सकती है। अगर हम हमारा जो केन है इसको ऐसे बीच से स्प्लिट कर दें, बीच से कट करें, तो हमें इसके नोड्स में डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि हमें रेड रोड के केस में देखने को मिली थी। और डिस्कलरेशन 2 तरह से हो सकती है। अगर मैं मैच्योर केन को कट कर रही हूँ तो मुझे रेड या ऑरेंज कलर की डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी, और अगर मैं यंग केन को कट कर रही हूँ तो मुझे पिंक कलर की डिस्कलरेशन जो है वो नोड्स के ऊपर देखने को मिल सकती है, राइट। तो इसके मेनली 2 सिम्टम्स थे। इसके बाद बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया के क्या फीचर है। तो बैक्टीरिया बेसिकली स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड रॉड होती है। इसके बाद फेवरेबल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें इन्फेक्टेड सेट का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होती है। हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट्स, अगर मेरे जो हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट्स हैं उनमें पहले से बैक्टीरिया के स्पोर्स लगे हुए हैं तो देयर आर चांसेस कि ये डिजीज़ स्प्रेड कर सकती हैं, राइट। और इन केस ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ साइकिल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, तो हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी इनोकुलम की अगर मैं बात करूँ तो वो हमें देखने को मिलता है बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होता है डिजीज़ सेट में। बैक्टीरिया का आपको पता होगा कि बैक्टीरिया के स्पोर्स नहीं बनते हैं, जैसे फंगस के केस में स्पोर्स बनते हैं, बैक्टीरिया में वो नहीं होता। ये वेस्कुलर इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब ये वेस्कुलर बंडल्स के अंदर होगा, और इसका सेकेंडरी स्प्रेड भी बेसिकली इरिगेशन वाटर के थ्रू ही हो पाता है। इरिगेशन वाटर के अलावा अगर हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट्स के ऊपर बैक्टीरिया है तो उससे भी इसका डिस्पर्सल जो है देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में बात की जाए तो हम हॉट एयर ट्रीटमेंट कर सकते हैं सीड सेट की 52 डिग्री सेल्सियस पे 8 घंटे के लिए। रिमूवल और बर्निंग ऑफ क्लम्प्स जिनमें डिजीज़ है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है। इसके अलावा हम रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी लास्ट डिजीज़ है दैट इज़ ग्रासी शूट डिजीज़ वो आती है।
ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी ग्रासी शूट डिजीज़ है वो एक फाइटोप्लाज्मल डिजीज़ है। ये बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ नहीं है, फाइटोप्लाज्मा इसे कॉज करता है। उस फाइटोप्लाज्मा का नाम बेसिकली होता है कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। इसका मेन वेक्टर जो होता है एफिड होता है। कुछ केसेस में लीफ हॉपर को भी एज अ वेक्टर देखा गया है और ये बेसिकली सबसे पहले नोट किया गया था महाराष्ट्र से। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें टिलर्स काफ़ी देखने को मिलते हैं, लाइक ग्रासी शूट, मतलब ये ग्रासी अपीयरेंस देगा। तो जैसे हमारा ये केन है, इस तरह से इसकी एक लीव होती है, इस तरह से लीव्स होगी। बट ग्रासी शूट में क्या होगा कि बहुत सारी इसके ऊपर जो है ग्रासी अपीयरेंस हो जाएगी, राइट। सिम्टम वेरी एट डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस। अलग अलग ग्रोथ स्टेज के ऊपर हमें अलग अलग सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जिनको अलग अलग नामों से डिस्क्राइब किया गया है। इसे न्यू क्लोरोटिक डिजीज़ भी कहा जाता है। क्लोरोटिक डिजीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें लीव्स की क्लोरोसिस भी देखने को मिलती है, मतलब लीव्स का कलर येलो सा हो जाता है। इसे एल्बिनो डिजीज़ भी कहा जाता है क्योंकि कुछ ऐसी स्टेजेस आती हैं जहाँ हमें वाइट कलर की शूट्स हमें देखने को मिलती है, मतलब जो पिगमेंट इसमें बेसिकली प्रेजेंट होता है वो एब्सेंट हो जाता है, मतलब ये वाइट उसमें कन्वर्ट हो जाती है। आई विल शो यू इमेज कि ये कैसे दिखता है। येलोइंग डिजीज़ इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसमें से पिगमेंट का लॉस हो रहा है। पिगमेंट का लॉस होते होते पहले एक स्टेज आएगी जब ये येलो होगा, येलो के बाद ये वाइट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसे बंची डिजीज़ भी कहेंगे। बंची डिजीज़ क्यों कहेंगे? क्योंकि इससे बहुत सारी ग्रासी शूट्स आ रही हैं, ग्रासी अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है। तो इसके बेसिकली अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं, बट अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो दो ही हैं, ग्रास और दूसरा पिगमेंट जो है वो इसमें से रिमूव हो जाएगा, तो उसे एल्बिनो, क्लोरोसिस या येलोइंग कॉज हो सकती है। अब बात करते हैं इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो कि है एमएलओ। एमएलओ बेसिकली होता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। इनको बेसिकली फाइटोप्लाज्मा कहा जाता है। फाइटोप्लाज्मा जो 8 mm थिक यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, राइट। और ये जो यूनिट मेम्ब्रेन है इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी? इसमें बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर्स होंगी प्लस एक लेस डेंस लेयर होगी जो कि इंटरमीडिएटली प्रेजेंट होगी। और सेल इसके बेसिकली प्लेओमॉर्फिक होते हैं नेचर में। और अगर मैं इसकी डिजीज़ साइकिल की बात करूँ तो इसमें प्राइमरी इनोकुलम एज यूजुअल इन्फेक्टेड सेट होता है, जैसा कि हमारे बैक्टीरिया के केस में भी था। और इसमें भी सेकेंडरी स्प्रेड जो है वो इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू होता है। इसमें और मीन्स के थ्रू सेकेंडरी स्प्रेड नहीं हो सकता, जैसा कि वायरल डिजीज़ में भी सेकेंडरी स्प्रेड हो रहा था ड्यू टू इंसेक्ट वेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली, और इंसेक्ट वेक्टर इसमें एफिड है। अब हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसमें हॉट एयर ट्रीटमेंट या हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए सीड केन को 50 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए हम पानी में रख सकते हैं। और अगर हॉट एयर ट्रीटमेंट हमें देनी है तो 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 8 घंटे के लिए हम यूज़ करेंगे। अब इंसेक्ट पेस्ट के थ्रू इसका सेकेंडरी स्प्रेड हमें देखने को मिल रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इंसेक्ट पेस्ट को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी डिजीज़ भी कंट्रोल हो जाती है। हम अफेक्टेड प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर मैं अफेक्टेड प्लांट को फील्ड में से रिमूव कर देती हूँ तो देयर आर चांसेस कि उसका सेकेंडरी स्प्रेड ही नहीं हो पाएगा और हमारी डिजीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसमें हम मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसमें हम स्टीम का यूज़ करते हैं, राइट। तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू कि हम 54 डिग्री सेल्सियस पे 90 से 95% ह्यूमिडिटी रखेंगे और 1.5 आवर के लिए सीड को ट्रीट करेंगे। तो इससे टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि अगर हम हॉट एयर ट्रीटमेंट देते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 8 आवर्स के लिए उसे 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखना होता है, बट मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट में हमें सिर्फ 1.5 आवर के लिए रखना पड़ेगा और टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इतना मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये थी बेसिकली हमारी शुगर केन की डिजीज़ेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, and in case you want any improvement in these videos you can also comment down. Thank you.